हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपका ये चैनल है इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट टीचर्स। इसमें हम आपको जो है टीचर्स की वैकेंसी जो भी हैं, है ना, LT, GIC, KVS, NVS, TGT, PG, DSSS, इन सब की नीट की, इन सब की तैयारियां हम लोग कराते हैं, है ना। इसमें बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे चलते हैं। ये वीडियो हमने इसके पहले बनाया हुआ था, शूट किया हुआ था, लेकिन आवाज़ में काफ़ी धीमापन होने की वजह से, ये आवाज़ क्लियर न होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। कमेंट आ रहा था कि आवाज़ काफ़ी स्लो है, तो हम एक नई माइक को लेकर के इस वीडियो को दोबारा पढ़ाते हैं, दोबारा बताते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट हैं, लेकिन वो कंटेंट इसलिए अच्छे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ अच्छे प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो आवाज़ अच्छा आने के लिए हम दूसरे माइक का इस्तेमाल करके इससे वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको प्रॉपर सुनाई दे, दिखाई तो दे रहा है लेकिन प्रॉपर सुनाई दे, आपके समझ में आए। और वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम हर चैप्टर की जो हमारे सिलेबस में है TGT, PG, LT, GIC में, स्पेशली हम जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी में जो भी कंटेंट हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन हर चैप्टर के जो समरी हैं, यानी जो मेन कंटेंट हैं, क्योंकि समय का अभाव है तो हम काफ़ी तेज चलेंगे, तो हर सब्जेक्ट यानी हर टॉपिक का, हर चैप्टर का हम समरी लेके आए हुए हैं, जहां से आपके 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। तो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में न लेकर हम वन लाइनर फॉर्म में लाए हैं, उसका इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समरी देखेंगे, फिर उस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, है ना, जो संभावित प्रश्न हैं, उनको हम लेके आएंगे। तो हालांकि ये वीडियो पहले बन चुका है, लेकिन आप उसको नहीं देखेंगे, अब आप इसको देखेंगे, क्योंकि उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है। इसके लिए हमारी संस्था इसके लिए आपसे क्षमा मांगती है, और दोबारा हम इसको दोबारा मेहनत करके बनाएंगे आपके लिए। तो एक बार आप फिर से इस चैनल को देखिए, इस चैनल पे वीडियोस को देखिए, नए फॉर्म में, नए आवाज़ को लेकर के। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सेल समरी, यानी कि हम सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल बोलते हैं, यानी हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, तो उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे, मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन कतई यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखिए, पहला पूछ सकता है कि सेल के स्टडी ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी, यानी सेल के स्टडी ब्रांच को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड सेल्यूला से बना है। किससे बना है? सेल्यूला से बना होता है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, उन्होंने क्वेरकस सुबर नाम के प्लांट पे, यानी ओक प्लांट पे किया था, उन्होंने इस तरह से इसको देखा हुआ था। तो ये जो खाली स्पेस है ना, इसी को हम बोलते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट, जो कि इस लैटिन शब्द से बना है। आपसे पूछ सकता है कि सेल किस वर्ड से बना है, तो आप बोलेंगे लैटिन वर्ड से बना है। किस वर्ड से? लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, कक्षक या कमरा। ठीक है, अब सेल की स्टडी क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, ये भी बता दिया हमने। अब आपसे पूछेगा कि सेल की डिस्कवरी कौन किया, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। यानी सेल की डिस्कवरी कहेगा तो रॉबर्ट हुक, डेड सेल की डिस्कवरी कहेगा तब भी रॉबर्ट हुक। और किस पर किया था? क्वेरकस सुबर। क्वेरकस सुबर, जिसको एक ओक प्लांट भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किस प्लांट पे किया, तो आप बोलेंगे ओक प्लांट पे, जिसका बॉटनिकल नेम है क्वेरकस सुबर। ठीक है, और ये जो बातें रॉबर्ट हुक ने बताई थी, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोग्राफिया बुक के राइटर कौन है, तो आप बताएंगे कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी, या डेड सेल की डिस्कवरी की थी, या माइक्रोग्राफिया नामक बुक की डिस्कवरी की थी, या बुक को लिखा था। अब आपसे पूछेगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन किया था, तो बताएंगे एंटोनी वान लीवेनहॉग। क्या बोलेंगे? एंटोनी वान लीवेनहॉग। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉग ने किया था, और बैसिलस रॉड से बैक्टीरिया पे किया था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि आरबीसी की खोज कौन किया, तब भी आप लीवेनहॉग बोलेंगे। आपसे पूछेगा स्पर्म की डिस्कवरी कौन किया, तब भी आप लीवेनहॉग बताएंगे। और आपसे कहेगा द सीक्रेट ऑफ नेचर बुक किसने लिखा था, तो आप बोलेंगे एंटोनी वान लीवेनहॉग ने लिखा था। यानी कि आपसे सीक्रेट ऑफ नेचर बुक पूछता है, कौन लिखा, इसके राइटर कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉग। आपसे पूछता है स्पर्म सेल की डिस्कवरी कौन किया? एंटोनी वान लीवेनहॉग। आपसे पूछेगा आरबीसी की डिस्कवरी कौन किया? एंटोनी वान लीवेनहॉग। आपसे पूछेगा लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन किया? एंटोनी वान लीवेनहॉग। एंटोनी वान लीवेनहॉग ने किस पर इसका डिस्कवरी किया था, तो आप बोलेंगे रॉड सेप बैक्टीरिया पे, है ना, रॉड सेप बैक्टीरिया, इसको बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। यानी साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल,
डिस्कवरी सेल की रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, माइक्रोग्राफिया बुक रॉबर्ट हुक की, द सीक्रेट ऑफ नेचर बुक लीवेनहॉक की। याद हो गया? चलिए आराम से याद हो गया। आपको एक एक बात हम याद करा देंगे, केवल आप हमारे साथ बने रहिए घंटे तक। देखिए हम क्या क्या आपको बताते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन किया, तो कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया भाई? रॉबर्ट ब्राउन। यानी ये सेल है, अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी पे होगा, जिसको प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल कहा जाता है। और अगर एनिमल सेल है तो जो है न्यूक्लियस सेंटर में होगा। तो आपसे कहेगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन। क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। और 19th सेंचुरी को क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी जो 19th सेंचुरी का समय था वो सेल के लिए, सेल की डिस्कवरी के लिए, सेल के जो भी डिस्क्रिप्शन किए गए वो सबसे बढ़िया पीरियड था, इसलिए इसको क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है 19th सेंचुरीज को। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विर्को। क्या नाम था? विर्को। इसको जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पीछे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पूछेगा सेल थियरी कौन दिया, यानी व्हाट इज गिवन बाय सेल थियरी, विच इज गिवन बाय सेल थ्योरी, हु इज गिवन बाय सेल थियरी। तो कौन दिया? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो आपसे पूछ सकता है कि स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मन के थे। स्लाइडेन जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट? तो आप बोलेंगे बॉटनिस्ट। कैसे याद रखेंगे? इसको आराम से याद रख सकते हैं, है ना। और स्वान, स्वान कहाँ के थे? तो स्वान ब्रिटिश थे और एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। यानी कि स्लाइडेन ने 1838 और स्वान ने 1839 में मिल करके सेल की डिस्कवरी, सेल थियरी की डिस्कवरी की थी। तो आपसे पूछेगा कि सेल थियरी की डिस्कवरी कौन किया या सेल थियरी किसने दिया या हु इज द गिवन सेल थियरी, तो आप बताएंगे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एक जूलॉजिस्ट थे, सॉरी बॉटनिस्ट थे, और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, ये बताएंगे। और एक्सेप्शन, इनका कहना था कि जितने धरती पे लिविंग हैं, लिविंग सेल्स हैं, है ना, या ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल के बने हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हैं? मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने हैं। लेकिन एक वायरस है जो सेल का नहीं बना है, एक वायरॉइड्स है जो सेल का नहीं बना है, एक प्रियॉन्स है जो सेल का नहीं बना है। देखिए वायरस का मीन्स ये है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। वायरस का मतलब कि ये बाहर से प्रोटीन का लेयर होता है वायरस में, जिसको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड, कैप्सिड कहते हैं। यानी वायरस के आउटर लेयर जो प्रोटीन का बना है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी चाहे डीएनए चाहे तो आरएनए। डीएनए है तो एनिमल वायरस, प्लांट है तो आरएनए। डीएनए है तो एनिमल वायरस और आरएनए है तो प्लांट वायरस। अब इसको हम वायरस कहेंगे। तो वायरस में कहीं भी सेल का जिक्र नहीं है, यानी ये सेल के नहीं बने हैं। वायराइड्स क्या भाई? वायराइड्स मतलब केवल न्यूक्लिक एसिड हो, बाहर से प्रोटीन का लेयर ना हो, उसको हम बोलते हैं वायराइड्स। क्या बोलते हैं? वायराइड्स। और अगर ओनली और ओनली, केवल और केवल प्रोटीन के बने हो वायरस, अंदर न्यूक्लिक एसिड ना हो, उसको बोलते हैं प्रियॉन्स। तो यानी ये वायरस के दो टाइप हैं, एक जिसमें केवल प्रोटीन है प्रियॉन, केवल न्यूक्लिक एसिड है वायराइड्स, दोनों है तो वायरस। तो वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। लेकिन ये जो सेल थियरी दिया गया, इसके लिए बाद में विर्को, जिनको अभी मैंने कहा था थोड़ी रोक के बात करेंगे, विर्को ने कहा कि उन्होंने एक बुक लिखी थी सेलुलर पैथोलॉजी। याद करिए, अभी हमने बताया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम क्या था? द सीक्रेट ऑफ नेचर। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। अब सेलुलर पैथोलॉजी की बुक किसका है? विर्को का। विर्को ने कहा ओमनी सेलुला इज सेलुला। आपसे पूछ सकता है कि हु इज द गिवन स्टेटमेंट ऑफ ओमनी सेलुला इज सेलुला। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया? तो ये स्टेटमेंट विर्को ने दिया। इसका हिंदी होता है कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं जैसी होती हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाएं जैसी होती हैं, है ना। तो ये बात किसने दिया? विर्को ने। तो विर्को को कहा जाता है कि इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो आपसे पूछेगा सेल थ्योरी कौन दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। अगर आपसे कहेगा मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिया, तो आप बोलेंगे विर्को। इन्होंने, अगर आपसे पूछता है ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट कौन दिया, आप बोलेंगे विर्को। ठीक है, ये बात याद रहेगी। और एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे क्रम में देखेंगे। आपको यहाँ पे हम तीन बातें बताएंगे। एक बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल, एक बताएंगे लॉन्गेस्ट सेल और एक बताएंगे लार्जेस्ट सेल। और ह्यूमन में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल।
तो 4 बातें बताएंगे, यहां से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। जैसे क्या पूछेगा कि ऐसा सेल बताइए जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और विदाउट सेल वॉल हो, यानी कि विदाउट सेल वॉल स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। इसी को बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल कौन है, तो आप बताएंगे कौन? माइकोप्लाज्मा। आपसे कहेगा स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, आपसे कहेगा तो आप बोलेंगे डायलिस्टर निमोनोसिंथेसिस। डायलिस्टर निमोनोसिंथेसिस, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अगर आपसे कहेगा कि लॉन्गेस्ट सेल, यानी लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहेगा तो आप बताएंगे एनिमल में न्यूरॉन। एनिमल में न्यूरॉन जो कम से कम 90 सेंटीमीटर तक का न्यूरॉन हो सकता है, और न्यूरॉन के स्टडी को न्यूरोलॉजी बोला जाता है, आपको पता है। और अगर प्लांट में पूछता है लॉन्गेस्ट सेल तो आप बोलेंगे रेमे फाइबर, जो बोटमेरिया प्लांट यूट्रिकेसी फैमिली का प्लांट है, तो आप बोलेंगे रेमे फाइबर। तो एनिमल में सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, सब प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट रेमे फाइबर। अगर लार्जेस्ट कहता है, देखिए लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अंतर है, लॉन्गेस्ट ये है, लार्जेस्ट ये है। तो अगर कहता है लार्जेस्ट सेल इन एनिमल तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रिच एग। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिच एग, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। और अगर प्लांट में कहता है, अगर प्लांट में कहता है कि जो है लार्जेस्ट सेल बताइए, तो आप बताएंगे एसिटाबुलेरिया, एक शैवाल है, यानी एक एल्गी है। एसिटाबुलेरिया एल्गी में, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट में सेल है। ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करता है, अगर ह्यूमन की करता है, तो ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल, लार्जेस्ट सेल एग सेल, और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन या नर्व सेल। तो याद रहेगा क्या हमने बताया आपको? आपसे बताया स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा, विद सेल वॉल डायलिस्टर। आपको बताया लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कहां भाई? एनिमल में न्यूरॉन, प्लांट में रेमे फाइबर। अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट सेल एनिमल में ऑस्ट्रिच, प्लांट में एसिटाबुलेरिया, ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल भाई क्या है? एग सेल, और स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहां तक? हम आपको पढ़ाते भी जा रहे हैं, आपको हम रटाते भी जा रहे हैं, एकदम कंठस्थ कराते जा रहे हैं। अगर मैं लगातार बोल सकता हूं तो आप भी बोल सकते हैं, है ना? पूरे स्लाइड को हम एक साथ बोल दे रहे हैं बिना देखे, आपको भी ऐसे ही याद करना है। देखिए, अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था भाई? R.H. विटेकर। क्या नाम था उनका? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मोनेरा, क्या? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमेलिया। क्या भाई? एनिमेलिया। तो क्या सीक्वेंस है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवंस आते हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स आते हैं, है ना? फंजाई में फंगस आते हैं, जिसको मशरूम बोलते हैं। एनिमेलिया में एनिमल आते हैं, प्लांटी में प्लांट आते हैं। तो ये जो प्रोटिस्टा की बात कर रहा है, ये जो प्रोटिस्टा है, ये क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। जैसे मोनेरा की बात करें तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। ये यूनिसेलुलर क्या है? प्रोकैरियोट है। लेकिन ये प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और बाकी ये सब तो यूकैरियोट्स ही हैं। तो आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। लेकिन जो अगर हम बात करें मोनेरा के, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। फिर समझिएगा, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और बाकी फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया तो यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर तो है ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है भाई? सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या देखते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, फिर से देखते हैं। जो सेल हैं इनके 2 कैटेगरी हैं, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। हम आपको 3 बताते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल, और तीसरा मीजोकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप के हो गए?
तीन टाइप के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और बीच का मीजोकैरियोटिक। यानी ऐसे कहें प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके कैरेक्टर देखते हैं, मीजोकैरियोट को देखते हैं और यूकैरियोट को देखते हैं। तो पहले हम किसको देखते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे प्रिमिटिव सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है ना, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस, लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। देखिए आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत सारा बताएंगे, लेकिन अभी आपको केवल वहां बताया जा रहा है, वो बात बताई जा रही है जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वहां से बस याद रखिए प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर प्रोटीन है ना, जिसको हम लिखते हैं H1 H2A H2B H3 H4, जिसमें H1 लिंकर है और ये जो है इसके अंदर पाया जाता है H2A H2B H3 और H4। तो इस तरह से, और ये बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसी पे डीएनए लपेटे होते हैं, डीएनए का कुंडलन होता है, क्वाइलिंग होता है, तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यानी कि डीएनए की क्वाइलिंग नहीं होती यहाँ पे। फ्लैजिला 0+1, देखिए हम आपको बताते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है वो तीन टाइप का होता है, 0+1, 9+2, 9+0। 0+1 अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है। 9+2 अरेंजमेंट सीलिया एंड फ्लैजिला में पाया जाता है, और 9+0 जो है बेसल बॉडी में पाया जाता है। बेसल बॉडी वो स्थान है जहां से सीलिया फ्लैजिला एराइज होते हैं। तो ये क्वेश्चन तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे, इसको दिमाग में बैठा लेंगे आप। और ये मोनो रिप्लिकानिक होते हैं, यानी एक रिप्लिकेशन होता है। पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, यानी ढेर सारे सिस्टोन बनते हैं। अब सिस्टोन क्या होता है? देखिए जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए का वो पार्ट जो केवल एमआरएनए बनाता है, डीएनए का वो पार्ट जहां तक एमआरएनए बनता है उसी को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई? सिस्ट्रॉन। यानी वो पार्ट, यानी विच पार्ट ऑफ डीएनए विच मेक एमआरएनए इज नोन एज सिस्ट्रॉन, जिस नोन एज सिस्ट्रॉन। तो ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए सर्कुलर होता है और डबल स्टैंड होता है, यानी कि डीएनए कैसा होगा? गोलाकार और डबल स्टैंड होगा। तो डीएनए सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट पाया जाता है। आप जानते हैं कि जैसे हम ये बैक्टीरिया को बना दें, मान लीजिए सैल्मोनेला बैक्टीरिया को बना दिया, तो इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको प्लाज्मिड बोलेंगे, और एक इसमें खुद का अपना क्रोमोसोम डीएनए तो होगा ही। यानी ये एक्स्ट्रा जो है मटेरियल है जो आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कराता है। तो प्लाज्मिड केवल दो ही जगह पाया जाता है, या तो बैक्टीरिया में या 2 माइक्रोन फंजाई में। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लाज्मिड पाया जाता है, क्योंकि इसमें कौन आता है? इसमें बैक्टीरिया आता है ना। कौन सा बैक्टीरिया? चाहे यू बैक्टीरिया चाहे साइनोबैक्टीरिया, दोनों। अब हमने अभी आपसे कहा था कि सेल तीन टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक की बात हमने कहा, तो उसमें आपको ये बताया कि इसमें जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट था, वो भी एब्सेंट था। मीजोकैरियोटिक में क्या होता है? यहां भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, यहां भी हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन भाई? डायनोफ्लैजिलेट्स। ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, यानी ये शो बायोल्यूमिनेसेंस, हिंदी बोलते हैं जैव प्रदीप्ति, यानी इनके अंदर से लाइट इमिट होता है। तो हम कहेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स किस में आते हैं? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट या मीजोकैरियोट। तो हम क्या बताएंगे? मीजोकैरियोट। यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स किस में आते हैं? मीजोकैरियोट में। आपसे पूछ सकता है हुज ऑर्गेनिज्म सो बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, तो आप बोलेंगे मीजोकैरियोट्स, जिसमें कि डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं यूकैरियोट की तरफ। किस बढ़ते हैं? यूकैरियोट की तरफ। तो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी कि H1, H2A, H2B, H3, H4 ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या भाई, डीएनए लीनियर होता है, मतलब डीएनए इस तरह से होता है, जबकि वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे तो डीएनए सर्कुलर होता था, यहाँ पे डीएनए लीनियर है। फ्लैजिला में अरेंजमेंट 9+2 है, तो वहां पे क्या था? 0+1 था, यहाँ पे 9+2 है। ध्यान रहे कि यूकैरियोटिक में डीएनए लीनियर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। इंपॉर्टेंट बात है क्या? प्रोकैरियोटिक में डीएनए सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक में डीएनए लीनियर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड नाम के जो ऑर्गेनेल्स हैं उसमें डीएनए लीनियर नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? सर्कुलर होता है, प्रोकैरियोट टाइप का, प्रोकैरियोट टाइप का। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन के तौर पर क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है ना। और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है? 9+2। वहां प्रोग्राम कैसा था? 0+1। या ये पॉलीरिप्लिकानिक होते हैं, वो कैसे थे? मोनोरिप्लिकानिक थे। ये मोनोसिस्टोनिक होते हैं, वहां पे वो पॉलीसिस्टोनिक थे। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वैसे तो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम, 80 लिखा हुआ है, 80S राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S राइबोसोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। क्या कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक में ही जो आरएनएस है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उसमें 80S राइबोसोम नहीं बल्कि 70S राइबोसोम होता है। याद रखेंगे। एस क्या है? एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। याद रखेंगे आप। हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। क्या बोलते हैं? अवसादन गुणांक। तो ये हमने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। अब देखिए आपको हम बताते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, राम। कैसे याद रखेंगे? राम टी, ऐसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे भाई? जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो किसका फॉर्मेशन करता है? आर आरएनए का। किसका करता है? आर आरएनए। आपको पता है कि आरएनए जो है, जो आरएनए है वो 3 टाइप का होता है, आर आरएनए, एम आरएनए और तीसरा है टी आरएनए। आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। तो यहां पे कह रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वो फॉर्मेशन करता है आरएनए, आर आरएनए का। किसका? आर आरएनए का। और एक्सेप्शन में 5S आर आरएनए को छोड़कर, 5S आर आरएनए को छोड़ करके जितने भी आर आरएनए है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो आर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो किसका फॉर्मेशन करता है? किसका करता है भाई? तो ये करता है एम आरएनए का। किसका भाई? एम आरएनए, जिसको कि हम एचएन आरएनए भी बोलते हैं, है ना। एम आरएनए, पहले एचएन आरएनए बनता है और एचएन आरएनए से ही एम आरएनए बनता है। एचएन मतलब हेट्रोजीनियस आरएनए, हेट्रोजीनियस आरएनए। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है भाई? एचएन आरएनए का, जो किसका प्रिकर्सर है? एम आरएनए का। तो हमने क्या बताया? जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसका फॉर्मेशन करता है? आर आरएनए का। किसका फॉर्मेशन करता है? आर आरएनए का, एक्सेप्शन 5S आरएनए। जो आर आरएनए सेकंड है, यानी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो किसका फॉर्मेशन करता है? एचएन आरएनए का। किसका? एचएन आरएनए का, जो एम आरएनए का प्रिकर्सर है, यानी पहले एचएन आरएनए बनेगा, एचएन आरएनए से एम आरएनए बनेगा। ठीक है। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो फॉर्मेशन करता है कौन सा? वो फॉर्मेशन करता है जो है टी आरएनए का, है ना भाई, टी आरएनए का, और 5S आरएनए का जो यहाँ छूट गया था, और एसएन आरएनए का। ठीक है। तो टी आरएनए का, 5S आरएनए का और एसएन आरएनए का, इन 3 का फॉर्मेशन करेगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो हमने क्या बताया आपको, फिर समझिएगा। आरएनए पॉलीमरेज
तीन टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है, सारे आरएनए बनाता है, लेकिन 5s आरएनए को छोड़ करके। जो दूसरा पॉलीमरेज सेकेंड है वो किसका फॉर्मेशन करता है, तो वो फॉर्मेशन करता है एमआरएनए का, जो कि पहले एचएनआरएनए बनता है फिर एमआरएनए बनता है। उसके बाद जो थर्ड है वो बनाता है टीआरएनए और 5s आरएनए, जो पहला वाला छूट गया था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, राम मतलब आरआरएनए, फिर एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, आराम से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस आरआरएनए को बनाता है, किस एमआरएनए को बनाता है, किस टीआरएनए को बनाता है, किस 5s आरएनए को बनाता है। आप यहाँ से क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया था कि अगर व्हेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एन मतलब यहाँ पे एन का मतलब क्या भाई, न्यूक्लियस, व्हेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन पेरिफेरी इन प्लांट सेल विच कंडीशन इज नोन है प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स। यानी अगर ये प्लांट सेल है तो आपको पता है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए इसका न्यूक्लियस पेरिफेरी पे हो जाता है, किनारे पे हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया भाई, क्रिक ने दिया। अब ये सेंट्रल डोग्मा क्या है इसको समझिए। देखिए, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है डुप्लीकेशन। क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन, या इसी को बोलते हैं रिप्लीकेशन, डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन, या इसी को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुवादन, है ना। और प्रोटीन से वापस आरएनए बन सकता है तो रिवर्स ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए बन सकता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि एचआईवी वायरस में होता है। वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाने की वजह से एचआईवी का जो आरएनए है वो डीएनए में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें एचआईवी वायरस में आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। तो डीएनए को बनाने के लिए ये आरएनए डीएनए में चेंज होता है और एंजाइम ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली हो रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा कौन दिया, क्रिक ने दिया। यानी जो आगे की ओर बढ़ रहा है वो सेंट्रल डोग्मा है, पीछे बढ़ रहा है वो सेंट्रल डोग्मा है। लेकिन अगर ये पीछे की ओर ही केवल जा रहा है तो इसको बोलेंगे रिवर्स सेंट्रोडोग्मा। क्या बोलेंगे, रिवर्स सेंट्रोडोग्मा, जिसको टैमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। किसने दिया था, टैमिन और बाल्टीमोर ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। अभी हमने आपसे बोला था कि जो अरेंजमेंट है वो 3 टाइप का है, 0+1, 9+2, 9+0। तो अभी आपको 0+1 बताया वो कहां, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट में पाया जाता था। अब यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट है, ये कहां पाया जाएगा, सिलिया और फ्लैजिला में। सिलिया क्या होता है भाई, जैसे ये पैरामीशियम है, जैसे ये पैरामीशियम है तो इसमें सिलिया पाया जाता है ना। जैसे ये यूग्लिना है, यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये जो सिलिया फ्लैजिला है इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2, इसमें 9 डबलेट होता है और 2 सिंगलेट होता है। 9 डबलेट का मतलब कि 9 दूनी 18 और 2 ट्रिपलेट है, मतलब सिंगलेट है, मतलब 2 2, तो कितना हो जाएगा 18 2 20, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 डबलेट है भाई, 9 क्या है, डबलेट है, तो 9 दूनी 18 और 2 सिंगलेट है तो 18 2 कितना हो जाएगा 20। तो इसमें सिलिया फ्लैजिला अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2। लेकिन 9+0 में अगर देखा जाए तो 9 ट्रिपलेट होता है, यानी 9 तिरिके 27, यानी 27 प्लस 0 मतलब नथिंग, मतलब कुछ नहीं, टोटल 27। और ये कहां पाया जाता है, सेल बॉडी नहीं, बेसल बॉडी। क्या लिखा हुआ है, बेसल बॉडी, गलत लिखा हुआ है। बेसल बॉडी में कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+0, जिसमें 9 ट्रिपलेट होता है। सिलिया फ्लैजिला में अरेंजमेंट 9+2 होता है, इसमें 9 क्या है, 9 डबलेट है और 2 क्या है, सिंगलेट है, याद रखेंगे आप। और बेसल बॉडी में 9+0, इसको एकदम से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे यहां पे पूछता है कि पराक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, स्फेरोसोम, 3 बातें पूछ सकता है। ये दोनों ऑर्गेनेल्स हैं, यानी पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम। जो पराक्सीसोम है वो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, इसको आप ऐसे याद रखिए। पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम
तीनों प्लांट में पाए जाते हैं, तीनों प्लांट में पाए जाते हैं। केवल परागजीजोम है जो एनिमल में भी पाया जाता है, यानी परागजीजोम केवल एनिमल में पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ऐसे समझिए, इसे समझिए, चाहे परागजीजोम हो, चाहे ग्लाइऑक्सीजोम हो, चाहे स्फेरोसोम हो, ये तीनों प्लांट में पाए जाएंगे। लेकिन जो परागजीजोम है वो प्लांट के अलावा एनिमल में भी पाया जाता है, यानी केवल एक ऑर्गेनेल्स है जो परागजीजोम जो प्लांट के साथ साथ एनिमल में भी पाया जा रहा है। इसके अलावा ग्लाइऑक्सीजोम और स्फेरोसोम ये एनिमल में नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बारे में जाने तो ये परागजीजोम में जो है C2 साइकिल चलता है। कौन साइकिल चलता है? C2 साइकिल चलता है, और ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल के किडनी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एनिमल के किडनी में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं नोन एज। इसका मतलब क्या आता है? नोन एज, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिकोजोम। यानी हमारे एनिमल के किडनी में, हम लोग के किडनी में जो ये परागजीजोम पाया जा रहा है उसको हम यूरिकोजोम भी कहते हैं। यानी परागजीजोम का दूसरा नाम क्या है? यूरिकोजोम है। और इसको डी डुवे ने खोजा था, और इसमें H2O2 यानी हाइड्रोजन पराक्साइड, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछ देगा कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे परागजीजोम में। परागजीजोम कहाँ पाया जाता है? प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है। परागजीजोम प्लांट में पाया जाता है, तो एनिमल में कहां पाया जाता है? बोलेंगे किडनी में। बोलेंगे किडनी में पाया जाता है, तो उसका क्या नाम रखेंगे? यूरिकोजोम। क्या नाम रखेंगे? यूरिकोजोम। और ग्लाइऑक्सीजोम केवल प्लांट में पाया जाता है, स्फेरोसोम केवल प्लांट में पाया जाता है, और इसका दूसरा नाम है, इसे प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है। प्लांट लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, आगे देखेंगे। और इसको जो है ओलियोसोम भी कहते हैं, इसे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस यहां से जो है बन रहे हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्या है। तो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्या होता है? इसमें फैट से कार्बोहाइड्रेट बनता है, इससे फैट से कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक बात यहां पर याद रखिए, एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और एक होता है दोबारा लिख दिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और एक होता है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। देखिए क्या है भाई? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, इनसे ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोनियोजिनेसिस कहलाता है। हमने क्या बताया? फिर से सुनिए, हमने क्या बताया? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस, तीनों का मतलब समझिए। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजिनेसिस हो गया। उल्टा कर दीजिए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट है जैसे फैट, प्रोटीन है, उससे ग्लूकोज बन रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। और यहाँ पे एक और लिखा है ग्लाइकोलेट साइकिल, इसमें भी फैट से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो बताओ ये चार बात याद रहेगा कि नहीं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो इस तरह कंटेंट दिया जा रहा है जो सीधे तौर पे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, आपको वैसे याद रखना है। पूरी हिस्ट्री हमने नहीं लिखी, केवल वही बातें लिखी हैं जो क्वेश्चन में बन करके एराइज होते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, वही चीजें हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेलवाल के बारे में पढ़ते हैं। सेलवाल को सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा? वही रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। ये प्रेजेंट होता है एनिमल में? नो, ये अब्सेंट होता है एनिमल में। एनिमल सेल में सेलवाल अब्सेंट होता है। और कहाँ अब्सेंट होता है? प्लांट में तो पाया जाता है, प्लांट में सेलवाल पाया जाता है, लेकिन प्लांट के जो गैमिट हैं, प्लांट के जो स्पोर हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता। तो फिर कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता? एनिमल सेल में, प्लांट के गैमिट और स्पोर में सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि
प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये डेड होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो लिविंग होता है, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल होते हैं। तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल लिविंग होता है, बाकी सारे सेल वॉल के जो पार्ट्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। और ये अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का बना होता है, जिसको हम म्यूरिन बोलते हैं, इसको नैग या नैम बोलते हैं। एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड, इसको पढ़ सकते हैं। तो यू बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स या नैग या नैम का बना होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में ये स्यूडोम्यूरिन के बने होते हैं और या नैग और नाइट के बने होते हैं, नैग या नाइट के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। अब जो सेल वॉल की यूनिट होती है उसको फाइब्रिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिल्स कहते हैं। और अगर हम कैरा की बात करें, कैरा एक क्या है? एक एल्गी है। अगर हम कैरा की बात करें तो कैरा में ये सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, CaCO3 का बना होता है कैरा में। अगर डायटम्स की बात करें इसमें सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। अगर हम रेड एल्गी में जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया को देखें तो वो अगार का बना होता है। अगर हम कॉन्डस क्रिस्पस की बात करें, ये भी सवाल है, तो ये कैरेजिनिन का बना होता है। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्डस क्रिस्पस में सेल वॉल किसका बना होता है, तो आप बोलेंगे कैरेजिनिन का। आपसे पूछेगा डायटम्स में किसका बना होता है, बोलेंगे सिलिका का। आपसे पूछेगा कैरम किसका होता है, बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। आपसे पूछेगा यू बैक्टीरिया में तो आप क्या बताएंगे, यू जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का। आपसे आर्की बैक्टीरिया पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, स्यूडोम्यूरिन का या फिर नैग और नाइट का बना होता है। आराम से याद हो गया। सेल वॉल को कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ये बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात यहाँ थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्मोसोम, एक होता है डेस्मोटिब्यूल्स, याद रखिएगा। यहाँ क्या लिखा है? डेस्मोसोम, और हम क्या बता रहे हैं? डेस्मोटिब्यूल्स। दोनों में पहले डिफरेंस समझिए। और एक लिखा है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये तीनों पहले डिफरेंस समझिए, तीनों में पहले डिफरेंस समझिए। क्या? ये सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इन सेल के बीच में लिक्विड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक पाइप के द्वारा होता है। इस पाइप को बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये किसका फीचर है? प्लांट का। अब इस प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर एक और ER का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। क्या बोलते हैं? डेस्मोटिब्यूल्स, डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो बात समझे हम। क्या? दो सेल, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, दो सेल के बीच लिक्विड का आदान प्रदान के लिए, ट्रांसफर के लिए क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है। अब प्लाज्मोडेस्मेटा में ER का मॉडिफिकेशन ही क्या कहा जाता है? डेस्मोटिब्यूल्स कहा जाता है। और यहाँ पे डेस्मोसोम्स लिखा है, यानी ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, जो टाइप ऑफ सेल जंक्शन है, जो सेल जंक्शन का एक टाइप है। और डेस्मोटिब्यूल्स क्या है? पार्ट ऑफ SER। अभी हमने बोला ना ER का पार्ट है, यानी ये वाला, यानी SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो हमने क्या क्या बताया आपको? मैंने डेस्मोसोम्स बताया, डेस्मोटिब्यूल्स बताया और प्लाज्मोडेस्मेटा बताया। यहाँ से तीनों में से क्वेश्चन यहाँ से कोई एराइज हो सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। पैक्टिन, देखिए यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, एक लिखा है पैक्टिन और एक लिखा है हाइलुरोनिक एसिड। दोनों बात याद रखिए। पैक्टिन को प्लांट सीमेंट, पी से पैक्टिन, पी से प्लांट, पैक्टिन को प्लांट सीमेंट बोलते हैं, यानी कि दो सेल्स को जोड़ने के लिए जो पदार्थ है उसको पैक्टिन बोलते हैं, और दो सेल के जोड़ रहा है इसलिए इसको प्लांट सीमेंट बोलते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट बोलते हैं, यानी दो एनिमल सेल्स को जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्लांट सीमेंट किसको बोलते हैं? पैक्टिन। एनिमल सीमेंट किसको बोलते हैं? हाइलुरोनिक एसिड। आराम से याद हो जाएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए, जो भी हमने आपको कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे ऐसे कंटेंट लिखे हुए हैं जो आसानी से आपको याद हो जाए, जो आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने 31 पॉइंट तक पढ़ लिया। हमने कितने पॉइंट तक पढ़ लिया? 31 पॉइंट तक। तो और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे कंसंट्रेट फॉर्म में है। कंसंट्रेट फॉर्म मीन्स कि वो आसानी से क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। हमने उसको वन लाइनर में लिखा हुआ है, आराम से उसको अगर आप पढ़ते हैं, 2 बार 4 बार रिवाइज करते हैं, लिखते हैं, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे आप उसका जवाब तुरंत दे पाएंगे। और अगर मेंस में लिखना है तो मेंस में इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे तो आसानी से आपको अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 कैविटी लिखा है। क्या लिखा है भाई? 3 कैविटी लिखा है। एक लिखा है साइजोजीनस कैविटी, एक लिखा हुआ है साइजोजीनस कैविटी, एक लिखा है लाइसोजीनस कैविटी और एक लिखा है साइजोलाइसोजीनस कैविटी। तीनों में डिफरेंस समझिए। साइरोजीनस कैविटी कहाँ पाई जाती है? पाइनस के रेजिन कैनाल में। अब पाइनस क्या है भाई? पाइनस एक क्या है? एक अनावृत्ति बीज यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। पाइनस, साइकस, सिफेंड्रा, ये सब क्या है? एक एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो पाइनस के रेजिन कैनाल में पाया जाता है। और कहाँ? इक्विनसिटम के वेलिकुलर कैनाल में पाया जाता है। इक्विनसिटम क्या भाई? एक टेरिडोफाइट्स है। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है भाई? इन दोनों में साइजोजीनस कैविटी पाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि पाइनस में कौन सा कैनाल पाया जाता है या कौन सा कैविटी पाई जाती है, तो आप बोलेंगे साइजोजीनस कैविटी पाया जाता है। या पूछ सकता है कि साइजोजीनस कैविटी का एग्जाम्पल है, ऑप्शन में दे दिया, पाइनस दे दिया, साइकस भी दे दिया, बहुत सारा दे दिया, तो आप किसको लगाएंगे? पाइनस को। इक्विसिटम है तो इक्विसिटम को लगा देंगे। और क्या आपसे पूछे लाइसोजीनस कैविटी, तो आप बोलेंगे संतरे में, ऑरेंज में पाया जाता है ना। देखते हैं, दबाते हैं उस पर तो उसमें निकलता है ना, आंख में लग जाता है, तो वही है। और साइजोलाइसोजीनस कैविटी क्या भाई? ये प्रोटोजाइलम ऑफ मेज, यानी ये मेज में पाया जाता है, मेज के प्रोटोजाइलम में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको सेल वॉल के बारे में बताया और वहां पे आपको जानकारी के लिए यहां पे बता दूं कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट का फीचर है, यानी सेल वॉल जो है प्लांट के बाहरी, सेल के बाहरी लेयर पे पाया जाएगा। एनिमल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। और अब बात करें सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। यानी एनिमल का आउटर लेयर सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट का आउटर लेयर सेल वॉल है, दूसरा इसका लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ये बात आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन नाम कौन दिया? नेगेली ने दिया। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये बात परफेक्टर ने बताई थी। प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं इसको, प्लवर ने बताया, इसको इक्टोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इतने नाम है सेल मेम्ब्रेन के। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों सेल का फीचर है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो इसके लिए लिपिड मोनोलेयर मॉडल दिया गया जिसको ओवर्टन ने दिया था। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर है, जो हम जानते हैं, जो पूछता है, होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिया? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। सिंगल और निकोलसन ने बताया कि बाहर से लिपिड के लेयर होंगे, प्रोटीन के लेयर होंगे, अंदर लिपिड होगा। बाहर प्रोटीन के लेयर होंगे, अंदर लिपिड का लेयर होगा। ठीक है, जो 75 एंगस्ट्रॉम होंगे। ठीक है, और अगर ये पूछता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कौन दिया, तो ये रॉबर्टसन ने दिया। सैंडविच मॉडल कौन दिया? डेविसन ने दिया। अगर लिपिड बाइलेयर मॉडल कौन दिया, तो आप बताएंगे जो है ग्रेडल ने दिया। तो इतना बात याद रखेंगे, कोई याद न रहे तो आप ये याद रखेंगे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो आप क्या बताएंगे? सिंगर एंड निकोलसन। क्या बताएंगे? सिंगर एंड निकोलसन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, याद रखेंगे। जो मैंने बोल दिया कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखिए लिखा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स। अगला हेडिंग क्या हमने लिखा हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिल करके ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। ठीक है, जिसे कि फिंगरप्रिंट ऑफ सेल बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिंगरप्रिंट ऑफ सेल किसको बोलते हैं? अब बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स को। पूछा ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। अगर आपसे पूछता है नेम प्लेट ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स से। आपसे पूछता है कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कहां होती है, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स में। यानी कि प्रोसेस
नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कहाँ होती है? तो ग्लाइकोकैलिक्स में, यानी ग्लाइकोकैलिक्स को नंबर प्लेट बोलते हैं, नेम प्लेट बोलते हैं, प्रिंट ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ये बात एकदम याद कर लेंगे आप, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट ऑफ सेल इसको कहा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे टोनोप्लास्ट पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या से पूछता है कि ये टोनोप्लास्ट क्या है? तो देखिए ये सेल है, ये सेल है, और सेल अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसका वैक्यूल काफी बड़ा होगा, और वैक्यूल के बाहरी लेयर को, वैक्यूल के बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रहे हम आपको क्या बता रहे हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहरी लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल के बाहरी लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाहर के लेयर को सेल वॉल कहते हैं, लेकिन जो है वैक्यूल के बाहरी लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो अब देखिए यहां पे आ गया साइटोप्लाज्म। अब देखिए एक होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी लिक्विड भरे हुए हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो इस न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच लिक्विड पाए जाते हैं उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म पे नाम पड़ा है साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसको कोलिकर ने खोजा, ये नॉन लिविंग है, कोलिकर ने खोजा, और ये नॉन लिविंग है, और क्या भाई ये है, और ये सारे सेल में पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये सेल वॉल की बात बता दिया हमने आपको जो है सेल मेम्ब्रेन की बात बता दिया, हमने आपको जो है टोनोप्लास्ट बता दिया, हमने आपको साइटोप्लाज्म बता दिया। अब आपको हम बताते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बताते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है? जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, वो लिविंग सेल्स हैं अगर तो उसमें क्या पाया जा रहा है? उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म नाम कौन दिया? पुरकिंजे। इसे सरकोड नाम कौन दिया? डुजार्डिन। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कौन दिया? मैक्सूल्ज। हक्सले ने क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा? हक्सले ने कहा। जो प्रोटोप्लाज्म है उसका पीएच कितना होता है? 6, यानी एसिडिक है। इसका डिस्क्रिप्शन इन प्लांट, यानी प्लांट में इसको डिस्क्राइब कौन किया? तो हुगो वान मोल ने किया। ये पेरीफेरी ऑफ प्लांट, जिसको साइटोजेल कहते हैं, पेरीफेरी पे साइटोजेल बोलेंगे। अगर सेंटर में है प्लांट के, है ना, सेंटर पार्ट को देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ये पार्ट है, ये ठीक है, ये पार्ट लिखा हुआ है, यानी पेरीफेरी। अगर ये सेल है, अगर ये सेल है, अगर इसके अंदर अगर पूरा अगर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो जो किनारे पे हैं, जो किनारे पे हैं, जो किनारे पे हैं उनको क्या बोलेंगे? पेरीफेरी, यानी पेरीफेरी पे उसको साइटोजेल बोलेंगे। और जो सेंटर में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होगा उसको हम साइटोजेल बोलेंगे। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए, जो पेरीफेरी पे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? साइटोजेल, और जो सेंटर में होंगे उनको क्या बोलेंगे? साइटोसॉल बोलेंगे, ठीक है। कंपोजिशन क्या, यानी किससे मिलके बने हुए हैं? तो ये जो है ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, वाटर, इन सब के बने होते हैं ये। इनमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो मोमेंट होता है उसको साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं। इसमें जो रोटेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज जो कि हाइड्रिला में देखने को मिलता है, और एक एंटी क्लॉकवाइज जो वेलिस्नेरिया में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोटोप्लाज्म में जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन पूछता है किस में होता है तो आप बताएंगे हाइड्रिला प्लांट में, और पूछेगा एंटी क्लॉकवाइज किस में होता है तो क्या बताएंगे? वेलिस्नेरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो गई? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो मन पूरी तरीके से नहीं लगता कि लगातार पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हम इस वीडियो को 40-45 मिनट 50 मिनट इससे ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऐसे इसको 2-3 पार्ट में करके सेल को फिर से आपको पढ़ा देंगे। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो से जो मैंने पहले बनाया था, इसमें आवाज़ बहुत स्लो था, इसमें बहुत बेहतरीन आवाज़ आ रही है ना। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। आई होप, मैं ये मान सकता हूँ, ये मान रहा हूँ कि हमारे जो कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत काम आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, या एलटीजीआईसी दे रहे हैं, केवीएस एनवीएस दे रहे हैं, डीटीपीएसबी दे रहे हैं, ऑल स्टेट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी
टीचर्स की वैकेंसी के लिए दे रहे हैं, जहाँ बायोलॉजी पूछा जाता है वहाँ आपको ये काम करेगा। नीट यानी मेडिकल में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, आप नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी ये काम करेगा। बायोलॉजी तो वैसी ही है, थोड़ा सा लेवल का अंतर है, तो अगर आप बेहतरीन पढ़ेंगे तो क्या जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आपको कैसा लगा इस बात को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, कैसा पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, क्या कमियां हैं, ये सारी बात हमें बताइएगा। थैंक यू, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।